शिवाई और यूथ कांग्रेस मिलकर सड़कों पे उतरेगी। एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। आप भारत को नंगा करना चाहते थे राहुल गांधी जी, आज आप खुद राजनीतिक तौर पे पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। वक्त हो चला है 3 का तरकश का। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के बवाल पर सियासी उबाल थमता नहीं दिख रहा। सियासत के तरकश से निकले तीर सीधे सत्ता और विपक्ष के सीने पर लग रहे हैं। दिल्ली में 20 फरवरी को हुए एआई समिट में हंगामे के बाद अब मामला सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी ने राजनीतिक तापमान को उबाल ला दिया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि समिट में बवाल कोई अचानक भड़की घटना नहीं थी, बल्कि पूरी साजिश का हिस्सा थी और उसके मास्टरमाइंड खुद उदय भानु चिब थे। अदालत ने उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, लेकिन गिरफ्तारी के साथ ही सियासत ने करवट ली है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने यूथ कांग्रेस को बब्बर शेर बताया है और इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश करार दिया है। उधर बीजेपी ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस को देश की सबसे कमजोर कड़ी बताते हुए आरोप लगाया कि पूरी साजिश राहुल गांधी के इशारे पर रची गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एआई समिट में विरोध लोकतांत्रिक था? क्या प्लानिंग के तहत सुनियोजित अराजकता हुई? क्या देश की छवि को धूमिल करने की साजिश रची गई? क्या यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु मास्टरमाइंड हैं? और क्या पुलिस की पूछताछ में आगे कुछ बड़ा खुलासा होगा? इन तमाम सवालों पर बड़े पैनल के साथ हम सीधी बहस करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 खास मेहमान। हिमांशु शुक्ला हैं बीजेपी से, विनीत सिंह एलजेपी से, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की और साथ ही मनोज यादव काका समाजवादी पार्टी के। आप सभी लोगों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रियंका गुप्ता, पहला सवाल आपसे ही। जब जंगल में बब्बर शेर गरजता है तो थर थर कांपते हैं लोग या जानवर। ऐसे में जब आपके बब्बर शेर गरजे तो आपके तो अपने करीबी सहयोगी सब साथ छोड़ते नजर आए। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ क्राइम हमारे हिंदुस्तान में? ये राइट टू प्रोटेस्ट जो हमारे देश और संविधान ने हमें जो हक दिया है, क्या उसे भी अब सरकार ये छीन लेगी? सरकार तो यहां तक डरी हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया संसद में कि कुछ महिलाएं अगर प्रोटेस्ट करती हैं, और जबकि वो वहां मौजूद भी नहीं थे, तब उनकी जान को खतरा हो गया था। भाई, खतरा आपकी जान को नहीं है, खतरा इस देश के लोकतंत्र को हो चुका है। और इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान, इस देश में शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करने के अधिकार को हो चुका है। आज सवाल ये उठता है कि आप एफआईआर भी नहीं दे पा रहे। अरे भाई, एफआईआर तो दे दीजिए। किन धाराओं के अंदर आपने उन लोगों को अंदर किया हुआ, ये तो बता दीजिए। हम सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये बताइए कि हमारे देश का टेक्सटाइल का जो बिजनेस है वो कितना सफर कर रहा है। आप पूछ रहे हैं कि जी, माफ कीजिएगा, ये बताइए। मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। बिल्कुल, इससे कोई इनकार, प्रियंका जी, इससे कोई इनकार नहीं कर, प्रियंका जी, इससे कोई इनकार नहीं करता कि पीसफुल प्रोटेस्ट का जो हक है, जो अधिकार है, इस देश में सभी को है। लेकिन सवाल उठता है कि जो राजनीति होनी थी, जो प्रदर्शन होना था, क्या एआई समिट वो मंच था? विरोध प्रदर्शन के लिए और भी कई मंच हैं, और भी कई जगह हैं। एक ग्लोबल स्टेज पर इस तरह की हरकत, आपके अपने करीबी मार्गरेट आल्वा का बयान आ रहा है, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो मंच आप लोगों ने चुना, क्या वो सही था? तो मैं सवाल पूछती हूँ कि ये सरकार डिसाइड करेगी कि हम कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, हम कहाँ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम किस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। अरे सरकार कहाँ कह रही है प्रियंका जी? आपके अपने लोग कह रहे हैं। अरे बता दीजिए हमें कहाँ प्रोटेस्ट करना है, हमें एक जगह बता दीजिए, वही प्रोटेस्ट क्या करें। ये कौन सा तरीका है कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते शांतिपूर्ण ढंग से? हम आपसे सवाल नहीं पूछ सकते, हम ट्रेड डील पर सवाल नहीं पूछ सकते। और लगातार ट्रंप ये कहता चला आ रहा है कि हमको आप $500 बिलियन का बिजनेस देंगे, पर हम नहीं सवाल पूछ सकते कि हमें कितने डॉलर। अरे सवाल पूछिए, मंच तो ठीक चुनिए। आप किस मंच पर जाकर सवाल कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल।
प्रियंका जी, आप मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, क्या ये मंच सही था? जवाब गिर जाते तो हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्या आन पड़ी थी मैडम, ये बता दीजिए। आप ही दे दीजिए, आपको ज्यादा पता हो तो जवाब, पर आप नहीं। क्या ये ग्लोबल स्टेज, क्या एआई समिट में आपके सवालों का जवाब मिल गया प्रोटेस्ट करके? मिल गया? समिट में क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा। एआई समिट में एक चाइनीज कुत्ता था जो हमारे देश का बताया जा रहा था, अरे वो पूरे देश ने देखा। किस तरीके से भद पिटी हमारी, ये पूरे देश ने देखा। अरे एक ड्रोन भी नहीं बना पा रहे क्या हम इस देश में? मनोज काका जी, मंच, क्या मंच और भी हो सकते थे? हमने अखिलेश यादव को सुना, क्या मंच और भी हो सकते थे अपनी बात रखने के लिए? ठीक है, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर आप लोगों को आपत्ति है, कांग्रेस को आपत्ति है, क्या ये मंच सही था? आप बता दीजिए। भले ही प्रियंका जी अगर मुझसे जवाब चाह रही है, आप दे दीजिए जवाब, अगर आपको लग रहा है कि और भी मंच हो सकते थे, यही मंच सही था। सिकता, जो आपके सवाल हैं उससे संबद्ध होते हुए, और मैं एक लाइन से अपनी बात शुरू करूंगा कि वो डरते हैं, किस चीज से डरते हैं? वो तमाम पुलिस बल, गोला बारूद और फौज के बावजूद भी इस बात से डरते हैं कि कहीं निहत्था और गरीब लोग उनसे डरना बंद न कर दें, वो इस बात से डरते हैं। तो सवाल यह है कि उनका तरीका, लोकतंत्र असहमतियों से चलता है, लेकिन हमारे नेता ने, आदरणीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ कहा है कि वो मंच ठीक नहीं था, वो जगह ठीक नहीं थी उसको लेकर के। लेकिन ये बात ठीक है कि उनके साथ जिस तरह से बर्बरता का और जिस तरह से ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जैसे लग रहा है कि पहलगाम के आतंकवादी वही हैं। जो सरकार तमाम तरह के अपराधियों से तमाम राजनीतिक समझौता और तमाम तरह के वैचारिक एकता रखती है, वो सरकार अपने ही देश में अपने ही उन नागरिकों से जिन्होंने अपनी एक असहमति जताई प्रधानमंत्री के अमेरिका डील के साथ, और ये सच है, दुनिया जानती है कि हमारा पूरा एग्रीकल्चर व्यवसाय जो अमेरिका के हाथों गिरवी दिया जा रहा है, जिस बात को अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी ये कहा कि टैरिफ और टैक्स का जो काम है वो प्रेसिडेंट का नहीं है, जो दुनिया भर पर लगा रहे हैं, लेकिन उनके अन्याय को हमारे प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोल पाए, एक बार भी। ऐसे लगता है कि वो कहेंगे तो हम कोयला खरीदेंगे, वो कहेंगे तो हम तेल खरीदेंगे, वो कहेंगे तो हम विद्यालय चलाएंगे, वो कहेंगे तो हम विद्यालय बंद कर देंगे, वो कहेंगे तो एआई का हम सबमिट करेंगे, वो कहेंगे तो हम युद्ध बंद करेंगे। तो जवाब मिल गया, तो ये प्रदर्शन करके जवाब मिल गया। आप कह रहे हैं कि मर्यादा के तहत नहीं था, आप मंच कुछ और हो सकता था, लेकिन जवाब मिला। ठीक है, असहमति है आप लोगों की ट्रेड डील को लेकर, लेकिन जवाब मिल गया ये हरकत कर कि आप लोगों से अब जवाब मांगा जा रहा है। अब मैडम सवाल मेरी बात पूरी हो जाने देती है। जी बोलिए बोलिए। पूरी अभी हुई नहीं। सिक्का, मेरी बात पूरी नहीं हुई। हाँ, रखिए बात। जी सिक्का, जी 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 जी, मैं ये कह रहा था, मेरे पार्टी का ये पक्ष है कि आखिर प्रधानमंत्री की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जहां अमेरिका ये कहता है कि मैं आपके हर तरह के आयात को मॉनिटर करूंगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आप जैसे जनवादी पत्रकार भी उस चीज को देखेंगे। तो ऐसा आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा प्रधानमंत्री, हमारी उनकी भले राजनीतिक वैचारिक भिन्नता होगी, लेकिन वो प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। ऐसा क्या गुलामी कर रहे हैं अमेरिका से कि सब चीजें गिरवी रख रहे हैं? ऐसा हमारा देश संप्रभु है, और उसी एआई समिट में जो चाइना के रोबोट को अपना रोबोट बता दिया, जिस आईटी मिनिस्टर ने, क्या उससे नरेंद्र मोदी जी ने सवाल पूछा कि आप देश के आईटी मिनिस्टर हो, आपको यह भी नहीं पता? उसको चाइना के इनोवेशन को हमारा आईटी मिनिस्टर कह रहा है कि इट्स इंडिया सॉवरेन प्रोडक्ट। ये कितनी घृणित बात है। और पूरी दुनिया में उससे ज्यादा बदनामी क्या हुई? एक फर्जी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी को समाजवादी पार्टी के सरकार में, उस यूनिवर्सिटी के संचालक को हमारी पार्टी ने जेल। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि मंच सही नहीं था, असहमति है, और आप सवाल पूछते रहेंगे। हिमांशु, बहुत सारे सवाल है हिमांशु शुक्ला जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास और कांग्रेस की प्रवक्ता के पास, जवाब दीजिए। असहमति है तो हम अपनी बात कहां रखें, वो तो ये कह रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं सबका नमस्कार करूंगा। जय सिया राम, भारत माता की जय। मैं अपनी बात ऐसे शुरू करूंगा, कांग्रेस पार्टी से शुरू करता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पुरानी पार्टी रही है एक समय की। मतलब इसका उत्पन्न जब हुआ था तो वो देश हित करने के लिए हुआ था सन 1885 में, लेकिन जब से इस पार्टी की कमान गांधी परिवार के पास आई है, ये एंटी इंडिया हो गई है, और इतना ज्यादा इसका स्तर गिरता जा रहा है। अरे मैडम प्रियंका जी, अरे आप 2 मिनट, अरे मेरी बात शुरू होते भड़कना शुरू हो गई। अरे मेरी बात शुरू होते भड़कना। अरे प्रियंका जी देखें, अगर आप मेरे शब्दों को, मैं अभी लिख के दे रहा हूं, अगर आप मेरे शब्द
सुन लीजिए प्रियंका जवाब जी। देंगी आप, आपको मौका दिया नहीं, जाएगा। प्रियंका जी अगर उनको सुन आपने लीजिए, मुझे बोलने नहीं वो दिया सवाल तो आपसे प्रियंका कर रहे हैं, जी, आप जवाब आप देंगी। इसके आगे बोल नहीं पाएंगी। मैं यही लिख के दे रहा हूँ कि अगर आपने मुझे बोलने नहीं दिया। प्रियंका जी तो आप उनको सुन बोल नहीं लीजिए, फिर पाएंगी आप जवाब पूरे समय। दीजिएगा प्लीज। आप सुन लीजिए हिमांशु को। आप एक सभ्य समाज से आती हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि डिबेट में हम एक दूसरे को बीच में काटें, है ना? तो मैं यही बता रहा था कि जब से इस देखिए फिर शुरू हो गई। चलिए चलिए जवाब दीजिए हिमांशु जी जल्दी। जब से इस पार्टी की कमान गांधी परिवार की आई है, ये इतना निचला गिरता जा रहा है, इतना निचला गिरता जा रहा है भाई साहब, जब से का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय जब से? क्या जब से की मतलब है? कि मैं इनकी बात ऐसे पूरी करता हूं। चाणक्य जी ने, हमारे देश के प्रतीक चाणक्य जी ने एक कोट बोला था, आज मुझे उसकी याद आ रही है कि एक विदेशी महिला से जन्मा पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। इतना नीचे स्तर पे जा रही है कि पार्टी की जो विदेश में जाके बोलते हैं कि इंडिया जो है, नहीं इंडिया जो है डेड इकोनॉमी है। ऑपरेशन सिंदूर जब होता है तब उसके इस पे सवाल उठाए जाते हैं। एआई में इंडिया तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। गुप्ता जी शांत रहें, गुप्ता जी शांत रहें, आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं। गुप्ता जी मेरी बात पूरी होने दे, फिर उसके बाद मैं आपके जवाब दूंगा। चाइना से पैसे लेके राजीव गांधी फाउंडेशन में जब पैसा जाता है तो रिमोट तो आपका वहीं से चलेगा ना? नहीं, रिमोट तो आपका वहीं से चलेगा ना जब राजीव गांधी फाउंडेशन का में चीन से पैसा आ रहा है। पैसा कौन ले रहा है? हरदीप पुरी की बेटी के पास कहां से इतना पैसा आया? नहीं, अब आप बताओ ना, जो साइन करके आए हो 2008 में चीन से, तो शब्द तो उन्हीं के बोलोगे ना आप। नहीं अपनी डिबेट भी नहीं पूरे होने दे रहे हो, बीच में भड़क रहे हो। गौरव भाटिया, अरे आपने सवाल पूछे, मैं सवाल के जवाब देने यहाँ बैठा हूँ, आप तो भड़कने लग गई। सवाल के जवाब डिबेट शुरू होते प्रियंका जी जो तमाम सवाल उठा रहे, विनीत सिंह को मैं यहाँ लाना चाहूंगी। विनीत सिंह जी जो ये कोई बात हिमांशु जल्दी से बात रखिए, मैं विनीत सिंह भी इंतजार कर रहे हैं जी। नहीं आप ये बताएं, ये कौन सी बात होती है? एक भी शब्द मुझे बोलने दिए गए अभी तक? प्रियंका जी उनको सुन लीजिए ना, आप लगातार इस तरह से इंटरजेक्ट करेंगी तो कोई बात नहीं रख पाएगा। हिमांशु शुक्ला बात रखिए जल्दी से, विनीत सिंह भी को लाना चाहूंगी मैं। नहीं तो ये प्रियंका जी को या तो आप म्यूट प्रियंका जी प्लीज प्लीज, इनके ना नेता को तमीज है बीच में लेट्स लिसन टू हिम, प्रदर्शन करना है, प्लीज सुन लेते हैं उनको। सवाल पूछने वाला बदतमीज ही है आपके टाइम में, प्लीज तमीज नहीं आएगी उसको। प्लीज संयम रखें, शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर हम करें। देश देख रहा है, ऑडियंस जो है पूरा देश ये डिबेट देख रहा है, इसलिए हम जरूरी है कि हम तर्कों के साथ ये बहस करें। मानशु जल्दी से बात रखिए प्लीज, वक्त बहुत कम है हमारे पास। जिस स्थल पर किसी देश के प्रेसिडेंट आए हैं, 40 देशों के फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं, वहां पे ब्राजील के पीएम के डेलीगेट आए हैं, वहां पे सीईओज आए बड़े जगह, बड़ी बड़ी कंपनीज के, जो वहां पे आके सैम अल्टमैन हो गए। और बंद कर दे प्रियंका जी प्लीज, आप फिर बार बार इंटरजेक्ट कर रही हैं तो वो बात नहीं रख पाएंगे। आपका हमारा ऑडियंस का जी की बात उनकी पार्टी की मानसिकता दिखा रही है। प्लीज प्रियंका जी प्लीज, आप प्लीज संयम बरतें। प्रियंका जी आपको पूरा मौका दिया गया अपनी बात रखने का, प्लीज। और भी पैनलिस्ट हैं, उनको भी अपनी बात रखनी है इस डिबेट में। प्रियंका जी ने पूरी पार्टी की मानसिकता यहाँ पे दिखा दी है कि क्यों ये हारे जा रहे हैं। प्रियंका जी अगर इस तरह प्लीज, आपका मुझे ऑडियो फेडर डाउन करना पड़ेगा। अगर इस तरह लगातार कहती रहेंगी बीच में बात, उनको रखने दीजिए, उसका जवाब आप दीजिएगा, आपको मौका मिलेगा। मेरा ये कहना है कि आज तक कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के लोगों ने कितनी बार डिबेट की है। आप रायसीना रोड पर डिबेट करते हो, आप मान सिंह रोड पर डिबेट करते हो, जंतर मंतर पे करते हो, कभी कोई एक्शन लिया गया? आप देश की इमेज, इनको कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग चीज है। अगर आपका द्वंद्व भारतीय जनता पार्टी से है तो आप भारतीय जनता पार्टी से रखिए, भारत का नाम ना मिटाएं, भारत को ना बोले डेड इकोनॉमी है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर पे आप सवाल ना उठाएं, भारत पाकिस्तान के बीच जो पानी रोका गया उस पर सवाल ना उठाएं, भारत की इकोनॉमी पे ना उठाएं, भारत जो डील कर रहा है, और इनके आरोप जो रहते हैं वो बिल्कुल फर्जी रहते हैं। हिमांशु जी एक बड़ा सवाल ये है जो लगातार विपक्ष उठा रहा है, अमेरिका के साथ हुए इस ट्रेड डील की जो पारदर्शिता है, जो तमाम सवाल है उनके मन में, जहन में, उसके जवाब उन्हें नहीं मिल रहे, तो इस तरह का विरोध प्रदर्शन वो कर रहे हैं, इस तरह के मंचों को वो चुन रहे हैं, जिससे देश शर्मसार हो रहा है। ग्लोबल स्टेज पर इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना बिल्कुल किसी भी तर्क के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है। लेकिन विनीत सिंह जी, पारदर्शिता
अनिवार्य है इस बड़े ट्रेड डील में? जवाब नहीं मिल पा रहा है विपक्ष को, इसलिए इस तरह के हथकंडे वो अपना रहा है। इसका जवाब क्या आपके पास है कि किस तरह से इनको जवाब दिया जाए ताकि इस तरह के मंचों का इस्तेमाल विपक्ष ना करे? एकता जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आशा है मेरी आवाज आ रही होगी। भाई कुछ दिनों से मुझे सपा के लोग मुझे बड़े फेवरेट हो गए हैं। ऐसे बात करते हैं कि एआई पे अथॉरिटी है। राम गोपाल वर्मा जी कहते हैं कि अगर एआई आ जाएगा तो पूरा लोगों के पास नौकरियां नहीं रहेंगी। भाई इकोनॉमिस्ट सिर खुजा रहे हैं, स्ट्रेटजिस्ट सोच रहे कि भाई ये कहां से निकल के आया है। किस कॉलेज के प्रोफेसर है किसी को नहीं मालूम है। अभी आपने जो स्टार्टिंग में जो किया एक्सप्लेनर दिया है कि नंगा या बब्बर शेर, कांग्रेसी, मैं विपक्ष की बात नहीं करूंगा, कांग्रेसी बब्बर शेर नहीं है, रबर शेर है। रबर शेर क्यों है? कभी इधर लचीला है पन है, कभी उधर है। कभी आईटी की रेट पड़ी उस पे रोते हैं, कभी ईडी की रेट पड़े उस पे रहते हैं। चुनाव हारते हैं तो ठिकरा ईवीएम पे, एसआईआर पे। और अभी ये देख लीजिए, आप बिल्कुल भाई प्रोटेस्ट कीजिए, आपका अधिकार है, पर मंच तो सही ढूंढिए। आप एक बात बताइए सिकता जी, क्या इंडो यूएस ट्रेड डील फाइनल हो गया है क्या? अभी उसके प्रारूप बन के आए हैं, ज्वाइंट स्टेटमेंट होगा, सिग्नेचर होगा, तो किस आधार पे आप कर रहे हैं? और वहां पे एआई समिट है, वहां पे इंडो यूएस ट्रेड डील, क्या वो मंच सही था प्रोटेस्ट करने के लिए? हमने कभी रोका नहीं आपको। आप बाहर प्रोटेस्ट कीजिए ना, पर वहां पे देश के साथ 88 देशों के लोग आए हुए थे। When I'm talking about top leadership, top CEOs, 80 लोगों ने साइन किया। उसके सामने आप क्या करना चाहते हैं? और मालूम है सिकता जी, पूरे विश्व की बात करूं, अगर मीडिया की बात करूं, तो एक छोटा सा आर्टिकल निकलता है किसी दुबई के पेपर में, वो भी लिखता क्या है, शर्टलेस प्रोटेस्ट। मतलब कि वहां पे भी निगेटिव कनोटेशन का काम किया गया है। और राहुल गांधी कहते हैं कि भैया हमें मंच नहीं मिलता। ये प्रियंका जी कही थी सदन में, आप क्या कर रहे थे? आप सदन को डिस्टर्ब किया इन्हीं मुद्दों पे ना, जबकि फाइनल चीज नहीं आया है। तो ये कांग्रेस है जो किसको सपोर्ट करना चाहती है? एआई समिट पे आप इंडो यूएस ट्रेड डील की बात करते हैं जो कि बिल्कुल फाइनल नहीं है। आप मतलब पूरा विश्व देखता है। मैक्रोन कहते हैं कि इंडिया इज अ ग्रोइंग थर्ड पावर। राहुल गांधी को उससे नहीं पछता है। जब भी देश कोई उल्लेखनीय काम करता है तो फिर से क्या करते हैं, ये देश को नीचे खींचते हैं। और दो लाइन से बात खत्म करूंगा कि पहले तो गलती करे, ऊपर से थेथोलॉजी करे। दूसरा खसम किया तो बुरा किया, और करके छोड़ दिया तो और बुरा किया। ये कहावत है देशज भाषा में। तो ये जो है, और मुझे तो लगता है कि तो बड़ी बात जो विनीत सिंह कह रहे हैं, मनोज यादव जी, बड़ी बात जो विनीत कह रहे हैं कि एआई समिट ट्रेड डील के लिए मंच नहीं था, ना इस पर वहां चर्चा हो रही थी। ऐसे में आपको लगता है जो ये विरोध प्रदर्शन हुआ है अपनी बात रखने के लिए, जबरदस्ती थोपने के लिए कि हम यही मंच चुनेंगे, यहीं पर हम यूएस ट्रेड डील की बात करेंगे, आपको लगता है एक मर्यादा के तहत ये प्रदर्शन हुआ है? ठीक है, असहमति है, तमाम सवालों के जवाब आपको सरकार से चाहिए, नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये मर्यादा के तहत हुआ? सिक्ता डॉक्टर लोहिया कहते थे कि लोकतंत्र हमेशा लोक और लाज से चलता है, और उसको हम लोग शब्दशः मानने वाले हैं। हमारे नेता ने तो हमेशा सदैव उस तरह के कृत्यों का और उस तरह के व्यवहार का व्यवहार किया है। लेकिन वो लोग मर्यादा के जिनके घर स्वयं शीशे के हों, जो प्रधानमंत्री इस देश के लोगों का कपड़ा देख करके उनकी जाति पहचान लेते हो, जो प्रधानमंत्री राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि मुजरा और मटन तक पे ले आए इस राजनीति के विमर्श को, जिस प्रधानमंत्री के सदन में रहते हुए एआई समिट में क्या ट्रेड डील पर चर्चा हो रही थी मनोज काका जी? हो रही थी? आपने मर्यादा शब्द आपने मर्यादा शब्द पर भी आपने हमसे पूछा कि राजनीति में मर्यादा क्या होती है। और एआई समिट में क्या हो रहा था? एआई समिट में बहुत सारे डेलीगेट्स के लैपटॉप और मोबाइल चोरी हो गए। तो देश मंत्री जी से कल भी हमने ये सवाल किया, देश की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी जब वहां लोगों के सामान तक चोरी हो रहे थे, और वहां यूनिट्री जैसे चाइना प्रोडक्ट को भारत का सॉवरेन प्रोडक्ट बताया जा रहा था। उस पर सरकार जवाब देने में इधर उधर क्यों ताक रही है? हमने तो एक बार कह दिया कि प्रोटेस्ट का तरीका सही नहीं था, लेकिन क्या जो लोग इस तरह का किए उनको आप अंग्रेजों के तलवे चाटने वाली भारतीय जनता पार्टी हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह से घुसकर, प्रियंका जी, हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह से घुसकर अगर आप विरोध प्रदर्शन करेंगे तो जांच के दायरे में आएंगे, क्योंकि इतने सारे देश के प्रमुख भी आ रहे थे। प्रियंका जी, मेरी बात तो खत्म हो जाने दे, जल्दी से, बहुत वक्त कम है। आपको तो बहुत शालीन पत्रकारिता के लिए हम लोग बहुत दिनों से देखते हैं। मेरे जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। हमारे जो सवाल है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी की कौन सी नस दबी है कि पूरे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को, पूरे देश के कच्चे ऑयल के सेक्टर, कई सेक्टर को अमेरिका के हाथों गुलामी कर रहे हैं। इसका जवाब हिमांशु जी, इसका जवाब आपसे लेती हूँ मैं फिर। कोई नस दबी है? चलिए, मनोज काका जो सवाल उठा रहे हैं, हिमांशु जी जवाब। मैं तो यही बोलूंगा
कि आपके पास क्या वो ट्रेड डील का पेपर आया है कि आपने देखा है उसमें कि कोई नसदबी है? जब ये सवाल उठाए गए थे, जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें साफ लिखा हुआ है कि 90 से 95% जो है एग्रीकल्चर उस डील के अंतर्गत नहीं आएगा। इंडस्ट्री और वाणिज्य मंत्रालय इंडस्ट्री और वाणिज्य मंत्रालय ने प्रेस करा, 3 बार प्रेस किया। क्यों प्रेस कर दिया? अगर ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई तो प्रेस क्यों कर दिया? पीयूष गोयल को क्यों नहीं मना किया? बिना पढ़े लिखे आ जाते हो यार यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। क्यों फिर ट्रेड डील पर क्या ऑप्टिक्स है प्रियंका? कर रहे हैं पीयूष गोयल, आप मना कर देते। प्रियंका जी, क्या ऑप्टिक्स नहीं था ये? किस तर्क के साथ आपको लग रहा है कि ये ट्रेड डील सही नहीं है? क्या सभी चीजें सार्वजनिक हो चुकी हैं? ऐसी क्या जानकारी कांग्रेस के पास है जो लग रहा है कि ये ट्रेड डील देश के हित में नहीं है? अभी तो सभी जानकारियां सामने आनी बाकी है कि नहीं है? जिस तरीके से भारत की सरकार ये बताने में असमर्थ है कि हिंदुस्तान को इस ट्रेड डील से क्या फायदा हो रहा है, और पूरी तरीके से अमेरिका के चाहे विदेश मंत्री हो वो पूरी तरीके से बयान दे रहे हैं कि इस तरीके से उनके किसानों को खुश होना चाहिए, और यहाँ ये बैठ के कह रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर को नुकसान नहीं होगा। अरे भाई, सोया के किसानों को नुकसान हो रहा, कपास के किसानों को नुकसान हो रहा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। आप एग्रीकल्चर पे बता नहीं पा रहे, आप डेयरी पे अभी पूरी तरह से खुल के बता नहीं पा रहे, आप ये बता नहीं पा रहे कि एक्शन फाइल में आपके मंत्री हरदीप पुरी का नाम 400 बार को लेकर क्या तथ्य कांग्रेस के पास हैं इस वक्त? ये बड़ा सवाल बना हुआ है जिसको लेकर आप इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपने एआई समिट को भी नहीं छोड़ा, और अब जांच के दायरे में आपके यूथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आ गए हैं। ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब कांग्रेस को भी देना होगा ना। ठीक है, आप सरकार से सवाल मांग रहे हैं, संसद में भी ये सवाल का जवाब मांगा जा सकता था। डरी हुई सरकार है कि प्रियंका जी, जो सीधे सवालों का जवाब जरूरी है इस बहस में, क्योंकि हम तथ्यों के साथ, तर्क के साथ ये बहस करें तो जरूरी है। इतना ही वक्त था, माफ कीजिएगा, इतना ही वक्त था। लगातार हम एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमते रहे, लेकिन बहुत शुक्रिया हिमांशु शुक्ला, विनीत सिंह, प्रियंका गुप्ता और मनोज काका जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब एक बड़ी खबर आ रही है, सेवा तीर्थ में कैबिनेट की पहली बैठक हुई है। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित भी किया है। हमने ऐसे भारत का सपना देखा है जो सोच में स्वदेशी हो और स्वरूप जिसका आधुनिक हो। इस परिसर में लिया गया है हर निर्णय नागरिक देवो भव की भावना से लिया जाएगा। तो सेवा तीर्थ में ये बड़ा कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया है कि हमने कैसे भारत का सपना देखा है जो सोच में स्वदेशी हो और स्वरूप जिसका आधुनिक हो। अब बात अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार खामेनेई पर प्रेशर डाल रहे हैं, तुम डील करोगे या नहीं, तुम डील करोगे या नहीं। इस पर खामेनेई कहते हैं, जाओ पहले अपने जंगी बेड़े हटाओ, ईरान से सैंक्शंस हटाओ, ईरान के अंदरूनी मामले में दखल ना दो, मिसाइल प्रोग्राम पर बात ना करो, और फिर तुम जो चाहोगे, जहां चाहोगे वहां हम साइन कर देंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। 2 बार की बात हो चुकी है, 3 दिन में तीसरी बार दोनों देशों के लीडर्स मिलेंगे, मगर इससे पहले ही कहा जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान के लोगों के लिए मदद भेजनी शुरू कर दी है। ईरान के लोगों के मोबाइल पर मैसेज आने लगे हैं कि मदद आने वाली है। सवाल है, ट्रंप का इशारा किसकी तरफ है? क्या वो अपने दूसरे वॉरशिप का जिक्र तो नहीं कर रहे? सवाल यह भी है कि ट्रंप के एक्शन पर ईरान किस तरह रिएक्ट करेगा? क्यों भारत ने अचानक अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने को कह दिया है? ट्रंप की टाइमलाइन में फंस गया ईरान। ट्रंप के किल लिस्ट में पहला नंबर खामेनेई का है। ट्रंप का डील वाला ब्लफ क्या पकड़ा गया? भारत ने नागरिकों से क्यों कहा ईरान तुरंत खाली करो? करीब करीब हर घंटे ईरान के शहरों में इन तस्वीरों के जरिए, इन वीडियो के जरिए नागरिकों को युद्ध की सिचुएशन के लिए तैयार किया जा रहा है।
खामनेई की तरफ से यह बताने की कोशिश है कि अमेरिका चाहे किसी भी वक्त हमला करे, उसे काउंटर करने के लिए ईरान की मिसाइलें, ईरान के ड्रोन्स और ईरान की सारी फायर पावर पूरी तरह रेडी है। छब्बीस तारीख को अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बातचीत की कोशिश होगी। कोशिश इसलिए क्योंकि ना तो ईरान अमेरिका की सुनता है और ना ही अमेरिका उसकी। यही वजह है कि ईरान एक बार फिर कह रहा है, ट्रंप की लिमिटेड स्ट्राइक की धमकियों से डरने वाले नहीं है। इस धमकी का जवाब रीजनल वॉर हो सकता है। मुझे लगता है कि लिमिटेड स्ट्राइक जैसी कोई चीज नहीं होती। आक्रामक कार्रवाई को इसी तरह यानी आक्रामक कार्रवाई की तरह ही देखा जाएगा, और इस तरह की कोई कार्रवाई हुई तो आत्मरक्षा के तौर पर माकूल जवाब दिया जाएगा। इसीलिए हम यही करेंगे। अब ईरान ये मानकर चल रहा है कि उस पर अमेरिकी वॉरशिप्स की तरफ से, अमेरिकी बॉम्बर प्लेन्स की तरफ से किसी भी वक्त हमला हो सकता है। मगर सवाल है कि ट्रंप आखिर टाइमलाइन क्यों बढ़ा रहे हैं? क्या ईरान से डर गए या फिर ये ट्रंप का ब्लफ है? क्योंकि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ। ट्रंप बनाम ईरान की जंग कैसी होगी ये समझें, पहले ईरान पर बिग ब्रेकिंग न्यूज देख लीजिए। बिग ब्रेकिंग नंबर 1, पूर्व CIA एजेंट जॉन किरियाको का दावा है कि ईरान पर मंगलवार तक हमला हो सकता है। बिग ब्रेकिंग नंबर 2, भारत ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। बिग ब्रेकिंग नंबर 3, तेहरान में भारतीय दूतावास ने कहा है जितना जल्दी हो सके जो साधन मिले उसके जरिए नागरिक ईरान छोड़ दें। बिग ब्रेकिंग नंबर 4, खामनेई ने पूर्व IRGC कमांडर अली लारिजानी को युद्ध की कमान सौंप दी है। बिग ब्रेकिंग नंबर 5, ईरान ने अपने मिसाइल ठिकानों यानी अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर्स को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है। इजराइल इस पूरे इलाके में ईरान के साथ सभी के लिए जोखिम जैसा है। कतर, सऊदी अरब और तुर्की के लिए भी। इन देशों के नेता ये जानते हैं कि इजराइल का इन सभी के खिलाफ एक प्लान तैयार है। वो पूरे इलाके में अस्थिरता लाना चाहता है। जब पूरा मिडिल ईस्ट तलवार की धार पर है, किसी भी वक्त महायुद्ध का ऐलान हो सकता है। ऐसे में ईरान ने लारिजानी को ही क्यों चुना, वजह समझ लीजिए। अली लारिजानी IRGC यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की पूर्व अधिकारी हैं और परमाणु वार्ताकार भी रह चुके हैं। वो युद्ध और कूटनीति दोनों की भाषा समझते हैं। लारिजानी को खामनेई का सबसे वफादार और संकट मोचक माना जाता है। हाल ही में उन्होंने दमिश्क और बेरूत का दौरा किया, जो ये दर्शाता है कि वो जंग के हालात में बाहरी मोर्चे को मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं। ईरान के अंदर ये संदेश भी दिया जा रहा है कि लारिजानी की मौजूदगी का मतलब है देश अब डिफेंसिव मोड से निकलकर डेटरेंस मोड में आ चुका है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कहा तो यह भी जा रहा है कि लारिजानी सीधे तौर पर खामेनेई वाले वॉर रूम के संपर्क में है, ताकि किसी भी हमले की स्थिति में सेकंड्स के अंदर जवाबी कार्रवाई की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक ईरान अब इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने का अधिकार रखता है। वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों को ये जान लेना चाहिए कि अगर उन्होंने डील नहीं होने की सूरत में ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो तेहरान 10 मिनट से भी कम वक्त में जवाबी कार्रवाई करेगा। यानी ईरान की सारी मशीनरी युद्ध वाले मोड में आ चुकी है। कहा जा रहा है खामनेई बंकर के अंदर से ही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और जहां तक अमेरिका का सवाल है तो अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या भी खामनेई ही है। Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time. So let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it how if we could get it settled for once and for all, that would be good. क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने वॉरशिप इकट्ठा कर ली, जिस तरह से प्लेन्स आ चुके हैं, एक तरह से मिडिल ईस्ट तक एयर ब्रिज तैयार हो चुका है, इतना बारूद है कि ईरान बर्बाद हो सकता है। फिर भी खामनेई डील के लिए तैयार नहीं।
ये सवाल ट्रंप को परेशान कर रहा है। The president asked me that this morning, and I don't want to use the word frustrated. It's almost because he understands he's got plenty of alternatives. But it's curious. He's curious as to why they haven't, I don't want to use the word capitulated, but why they haven't capitulated. Why under this sort of pressure with the amount of sea power, naval power that we have over there, why they haven't come to us and said, we profess that we don't want a weapon. So here's what we're prepared to do, and yet it's hard to sort of get them to that place. सवाल तो ये भी है कि अमेरिका क्या करेगा, टाइमलाइन आगे बढ़ाएगा या फिर हमला करेगा, क्योंकि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब अमेरिका को ज्यादा रोक नहीं पाएगा। अगर हमला हुआ तो वहां का एयरबेस अमेरिका इस्तेमाल जरूर करेगा। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन के अमेरिका और इजरायल के विचार से कथित तौर पर सऊदी अरब भी सहमति रखता है, और यही विचार डोनाल्ड ट्रंप ने इन शब्दों के जरिए अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। The problem isn't negotiations. The problem isn't they won't agree to this or that, or we can get the best deal in world history. The problem is them. The West needs to understand what we're dealing with. For 47 years, I don't know what it's going to take, but we need to comprehend what we're dealing with. That regime needs to be eliminated to save our children and grandchildren from having to deal with it. तो क्या डील के लिए ही ताकत का डर दिखाया जा रहा है? क्या इसीलिए खामनेई को सत्ता से हटाने का प्लान बन रहा है? जब तक व्हाइट हाउस का नया कमेंट आता, तब तक ईरान के कई शहरों में एक बार फिर खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन और लोगों के मोबाइल पर मैसेज भी आया, अमेरिका से मदद आ रही है। तो क्या वाकई मदद का वक्त आ चुका है? क्या वाकई मदद के नाम पर लाशें बिछाने की तैयारी हो चुकी है? एक दौर था जब पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे के लिए जीते थे। वो वक्त जब इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम थे और 20 साल की जंग के बाद अमेरिका अफगानिस्तान से पांव पटक कर भागा था। इमरान खान वो लीडर थे जिसने सबसे पहले अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज किया था, उसे मान्यता दी थी। लेकिन वक्त का फेर देखिए, जैसे इमरान खान की सत्ता गई, उन्हें आर्मी ने बेदखल कर दिया। उसी के बाद से पाकिस्तान और तालिबान के संबंध बैकफुट पर चले गए हैं और अब तो हालात ये बन चुके हैं कि 4 महीने में 2 बार अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हवाई हमले हुए हैं। क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला करके बड़ी गलती कर दी है? क्या तालिबान अब पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देगा? पाकिस्तानी हमले के बाद तालिबान युद्ध की तैयारी करने लगा है। तालिबान की मुनीर के खिलाफ म्यूजिकल मिसाइल क्या है? नमक हराम हो तुम, मुक्कार हो तुम, दुश्मन के वजीफा खार हो तुम। घोड़े पर फिर आएगा तालिबान, पाकिस्तान का मिटेगा नामो निशान। ये धमाका, ये हमला, ये बर्बादी, ये मौत का मंजर। पाकिस्तान के जनरल मुनीर के ऑर्डर पर एक बार फिर तालिबान में बारूदी हमले किए गए। रमजान के बीच मुनीर ने लाशें बिछाने का ऑर्डर जारी कर दिया। पहले पाकिस्तानी ड्रोन पहुंचे और फिर बारूद से भरे पाकिस्तानी लड़ाकू विमान।
पाकिस्तान का हवाई हमला हुआ, अफगानिस्तान का पख्तिका और नंगरहार धुआं धुआं होने लगा। रात करीब 12 बजे एक भयानक हमला किया गया। बहसूद जिले के गिरदी गांव पर बम दागा गया। इस हमले में बच्चों और औरतों समेत 23 लोग मारे गए। कई शव अभी भी जमीन के नीचे दफन हैं। रेस्क्यू टीम लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। कम से कम आधा दर्जन शव अभी मलबे के नीचे होंगे। रात 12 बजे एक ड्रोन इलाके का चक्कर लगा रहा था। इसके तुरंत बाद एक लड़ाकू विमान आया और बम गिरा दिया। इसके बाद परिवार के कुछ लोगों को जिंदा निकाला गया। दूसरे कमरे में एक पिता और उसके 6 बच्चे मारे गए। तीसरे कमरे में एक लड़का, एक महिला और 5 बच्चे लापता हैं। 4 महीने में दूसरी बार पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग जैसे हालात बने। पाकिस्तान का बॉर्डर एक्टिव है, वहीं तालिबान के लड़ाके भी बॉर्डर पर जाने की तैयारियां कर रही हैं। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या एक बार फिर तालिबान ने जंग की तैयारी कर ली है? क्या एक बार फिर पाकिस्तान तालिबान से डरकर सीज फायर की टेबल पर पहुंचेगा?